अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, हम बात करें इस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। सैलाब की हम देख रहे हैं कि तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद चारों सूबे, सबको अफेक्ट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से सूबा सिंध जो है वो एक नए सैलाबी रेले की इस वक्त एज वी स्पीक हम देख रहे हैं कि जद में है। सिंध में सखर और गुद्दू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ के जो मकीन हैं उनको फिर से कहा जा रहा है कि वो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हों। बहुत सी जगह इस तरह की बताई जा रही हैं कि जहाँ पर इस वक्त कुछ देहात हैं जो दोबारा से ज़ेरे आब आ गए हैं और कुछ ऐसे देहात हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि मजीद जो है वहाँ पर नुकसान हो सकता है। एज वी स्पीक पाकिस्तान के 80 अजला ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से मुतासर हैं, क्लैमिटी हिट हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, रिलीफ और रेस्क्यू की जो एक्टिविटी है वो भरपूर तरीके से की जा रही है। इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए NCOC की तर्ज पर एक फोरम भी उसका भी क़याम कर दिया गया है और जो डेली बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, उनको मॉनिटर उसके थ्रू किया जा रहा है। लेकिन एज लाइक आई सेड कि एक तो ये कि जो नया सैलाबी रेला है उसके नतीजे में होने वाले जो मामलात हैं वो भी बाइस तशवीश हैं। जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है उसका पैमाना और स्केल इस कदर बड़ा है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी तो बहुत इनिशियल अंदाजे हैं, तखमीने हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्केल है डेविस्टेशन का जब वो पता चलेगा तो हमें समझ आएगा कि हम कितना पीछे चले गए और हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा वापस अपने आप को रिस्टोर करने पे उस सूरत हाल पे जहाँ से हमने आगाज़ किया था। जो कुछ तस्वीर, जो कुछ वीडियोज़ आ रही हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से, पूरा रोड नेटवर्क, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी सड़क तबाह हो गई है। बहुत से गाँव इस तरह के थे जो इनिशियली बताया जा रहा था कि जिनका ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो गया था बाकी पाकिस्तान से, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बहाल हो रहा है। लेकिन ये एक नया स्पेल बारिशों का जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि होगा, कुछ जगहों पर तो आज उसका आगाज़ भी हो गया। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो आज पूरा दिन यहाँ पर जो है वो मौसम इसी तरह का रहा, बारिश भी हुई, तेज़ बारिश हुई। तो अगर ये स्पेल मजीद आगे बढ़ता है और एग्रेसिव होता है, जो कि मेट ऑफिस को खदशा है कि हो सकता है, तो उसके नतीजे में जो नुकसानात होंगे वो भी अगेन एक बहुत बड़ा मामला है। और इस सारी सूरत हाल में जब हम बात करते हैं रिलीफ एक्टिविटी की, रेस्क्यू एक्टिविटी की, तो एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अभी भी जो एक रूटीन की पॉलिटिक्स है हम देख रहे हैं कि उसका सिलसिला जारी है। तो इस पर बात करेंगे कि अगर इस तरह की इतने बड़े पैमाने की क्लैमिटी और डिजास्टर के बाद भी हम मुत्तहिद नहीं हो सकते, तो फिर क्या चीज़ है जो हमें मुत्तहिद कर सकती है। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सेंटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आजम चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब आपका भी सर आपके वक्त के लिए। आजम चौधरी साहब, सर आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है, हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन से आजकल, उनका एक सबसे बेसिक मकसद ये है कि हम दुनिया को थोड़ी सी जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है उससे भी साथ साथ आगाह करें। तो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है सर, पैमाना बहुत बड़ा है डिस्ट्रक्शन का, डेविस्टेशन का। जिस तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ के काम को आगे लेके जाया जा रहा है उस पर कमेंट अगर कर दें कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इस वक्त पाकिस्तान में? जी यशविन, थैंक यू। असल में हम ओवरऑल देखें तो इतना बड़ा डिज़ास्टर कम से कम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जिस बड़े लेवल पे नुकसानात हुए हैं, उनको देख के ही बंदा एक दफ़ा लर्स जाता है कि इन लोगों की जो हालत ज़ार इस वक्त नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है। इकॉनमी पे आप देखें कि पिछले कोई 4-5 माह के अंदर हमारी इकॉनमी पर जितनी वो एफ़र्ट्स की गई, वो मैं समझता हूँ कि अब तो वो बहुत पीछे रह गई हैं, क्योंकि हमें नुकसान के जो तखमीना जाते हैं वो हमें जो कर्ज़ की सूरत में, इमदाद की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो रकूम मिलने की हमें एक उम्मीद है, अब उनके सामने नुकसानात को देखते हैं तो वो आटे में नमक के बराबर है। अब तो ज़रूरत है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हो और खुसूसन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हमारे शहरी दूसरे ममालिक में हैं वो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। अभी आपने अपने इंट्रो में पूरी तफसीलात बताई, लेकिन मैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से थोड़ा अफसोस भी होता है कि जिस लेवल पे कोऑर्डिनेशन नज़र आनी चाहिए वो लेवल कोऑर्डिनेशन का हमें नज़र नहीं आ रहा, और खुसूसन सूबों और वफाक के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि वफाक के पास बहुत सारे ऐसे उनके पास मशीनरी इंतज़ामात वो वफाक के पास होते हैं, लेकिन सूबों के पास उसमें उनमें बहुत शिद्दत से कमी है, जिसमें वफाक अगर साथ खड़ा होगा, सूबे मिल के काम करेंगे, लोगों की बहाली के अमल में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। आज आपने देखा है कि स्वात के अंदर और KPK में
वहाँ पे फ़ौज ने वहाँ पे बहाली का अमल शुरू किया है। वहाँ पे बहरीन पे एक पुल भी बनाया गया, सड़कों के जो रास्ते टूटे थे उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सैलाब की ज़्यादा शिद्दत पंजाब और केपीके से ज़्यादा वो बलूचिस्तान और सिंध में है। बिल्कुल। आप देखें सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हमारे 91 लाख के करीब लोग हैं जो वहाँ पे मुतासर हुए हैं। और आपको पता है कि बलूचिस्तान का रकबा भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। और इसके साथ साथ सिंध में है तो वहाँ पे तकरीबन कुछ 1.5 करोड़ की आबादी हमारे बुरे तरीके से मुतासर हुई है। और वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, ना पुल सलामत रहे हैं, ना सड़कें सलामत है, और उनको इमदादी सामान पहुँचाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे जो इमदादी सामान पहुँच रहा है वो उस जगह तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक रोड स्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ तक गाड़ियों की मौजूद है। हाँ। उससे आगे सिर्फ हमारे जो सरकारी अदारे हैं या सरकारी मशीनरी है वो आगे पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हेली सर्विस के जरिए आपको इमदाद वहाँ बिल्कुल, ये पहुंचाने बहुत की जरूरत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम जब यहाँ अपनी ट्रांसमिशन से प्रोग्राम से ये अपील भी कर रहे हैं ना कि आप आगे बढ़े, इमदाद करें, जितना कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन लोगों की मदद करें। तो हम बार बार ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट नहीं करते, जिनको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसे लोग देखें जिनका कोई तंजीमी ढांचा हो जो कि एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो इंडिविजुअल या इनफरादी हैसियत में मदद करने की कोशिश की जाती है वो फिर सही जो मुस्तहिक लोग होते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती और बहुत से लोग महरूम रह जाते हैं। मैं यावर बुखारी साहब मौजूद हैं सर, थोड़ा सा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में आप लोगों की गवर्नमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं सर इस वक्त जब हम बात करते हैं रेस्क्यू की, रिलीफ की, आप तक जो कोई खबरें पहुंच रही होंगी अपने सोर्सेज से, इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ा सा पहले उस पर कमेंट कर दें प्लीज। देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे पहले तो जो सिचुएशन बनी हुई है, जो पानी खड़ा हुआ है और जो पानी और इजाफी आ रहा है, उससे एक पानी की वो कहते हैं ना कि चंद फुट पानी कोई 40 से 50 किलोमीटर इलाके में बिल्कुल फैला हुआ है। उससे इशू ये आ रहे हैं कि लोग जहां जहां पे ऊंचे मकाम है वहां पे बैठे हुए। और बात आजम साहब ने बिल्कुल सही की, रोड नेटवर्क हर जगह तकरीबन बुरे तरीके से मुतासर हुए। और आप एक हद तक जा सकते हैं, जो एनजीओज हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, एक हद तक जा सकते हैं, उससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि रोड नेटवर्क मौजूद नहीं है। तो उसके लिए फिर आप आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है वो तो कमाल का काम है। हमेशा हमारा जो भी एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है उसके अंदर हमारी अफवाज जो है जिस तरीके से सामने आती है। और हमारे जो प्रॉब्लम जो मेन है कि हम लोगों ने कभी सीखते भी तो नहीं है ना। हम लोग को 2010 में सैलाब आया, उसके बाद हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने फ्लड मिटिगेशन के लिए किया क्या। देखिए, जो इस दफा मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई सुलेमान में तकरीबन 12 हिल टॉरेंट्स आते हैं, वो एक दरिया टाइप आप कहें कि आते हैं बारिशों के बाद जी। इस साल वो ही 5 दफा हैं, ये हालांकि 6 साल बाद एक दफा आते, इस साल 5 दफा आ चुके हैं। और हर हिल टॉरेंट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर पानी लेके आता है। अभी वहां पे 12 डैम बन रहे थे। ये पिछली हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब क्योंकि उस इलाके से थे, वो 12 डैम बना रहे थे। वो क्यों बना रहे थे? वो इसी दिन के लिए कि हम लोग जब ऐसे इजाफी पानी आता है वो हम स्टोर कर ले। हम लोगों से जो गलती हुई है, हमारी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, देखिए हम लोगों ने 1947 से आज तक हम लोगों ने 2 या 3 बड़े डैम बनाए। उसके अलावा हमने बनाया कुछ नहीं, बराजिस बनाए, लेकिन हमने बड़े डैम नहीं बनाए। ये नहीं कि बड़े डैम मुकम्मल सैलाब को रोक लेते हैं, मुकम्मल जो बड़े डैम है सैलाब को मिटिगेट करते हैं, उसका इतना बुरा जो असर है उसको रोक लेते हैं। इमरान खान साहब ने 3 डैम शुरू किए, डेमियर पाशा, दासू और मोमन डैम। देखिए ये भी काफी नहीं है। हम लोगों को तरबेला से ऊपर जितने डैम है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें तरबेला से नीचे डैम चाहिए। जो सिंध तबाह हुआ है, जो लोअर सदर्न पंजाब तबाह हुआ है, इसको हम किस तरीके से रोके? वो तरबेला से नीचे वाले डैम रोक सकते हैं, ऊपर वाले नहीं। तो यहाँ पे कालाबाग डैम बनाना अशद जरूरी है। यहाँ पे सिंध को जिस तरीके से राजी करना पड़ता है, केपी को राजी करना पड़ता है, हमें इजाफी पानी मिलेगा। हम लोगों को सिंध को कोई नुकसान नहीं है। सिंध के जो भी खदशात है उनका पंजाब की तरफ से, तो पंजाब का काम है वो खदशात दूर करे। वफाक के साथ मसला है तो वफाक का काम है कि इनको दूर करे। देखिए इंडिया के पास, हमारे पास तकरीबन
30 दिन से ऊपर का पानी नहीं है अगर बारिशें ना हो और हमें पानी चाहिए हो। अभी अगस्त के अंदर हमारे पास पानी नहीं था क्योंकि सिंध को पानी जल्दी चाहिए होता है खरीफ की फसल के लिए। हमारे पास पानी नहीं था उनको देने के लिए हमारे डैम्स में। बिल्कुल ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए डैम्स बनने चाहिए, इस बात कोई इख्तिलाफ नहीं है। पानी की कमी की सूरत में भी, पानी की बहुतात की सूरत में भी डैम्स जो है वो एसेंशियल है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर राना साहब को भी इस नुक्ते पर गुफ्तगू में शामिल करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सैलाब की वजह से सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके हवाले से राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर ये जो बात अभी यावर बुखारी साहब भी कर रहे थे, मैं सवाल, क्योंकि सिंस यूर इन गवर्नमेंट आप बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त फर्स्ट हैंड देख रहे होंगे,
ये क्या कोई इसको हम वो कहें कोताही कहें, लैक ऑफ गवर्नेंस कहें, या ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्केल बहुत बड़ा था, खाली यही एक फैक्टर है? क्योंकि यावर बुखारी साहब का जो पॉइंट है वो ये है कि हमने हिस्टोरिकली इस चीज़ के ऊपर कभी काम नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। डैम्स दिनों में तो नहीं बना करते ना, ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा हुआ करते हैं। कभी भी किसी भी हुकूमत का पाकिस्तान में हिस्सा ही नहीं रहा कि ड्रेनेज के ऊपर और डैम्स को बनाने के ऊपर फोकस करें, और फिर इस तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो जाती है। जी राना आवाज कट के जी। मैं बुखारी साहब की मैंने बात सुनी है जी, माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी तदब्बर की बातें की हैं। सोच भी यही होनी चाहिए और अमल भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अभी ज़ख्म बहुत गहरा है और ताज़ा है। अभी फौरी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जैसे उन्होंने इंडिकेट किया कि कालाबाग डैम जो है ये एक तरह से मदर ऑफ डैम्स होगा पाकिस्तान के लिए, और इसकी अहमियत तमाम सूबों के लिए है। जो भी इश्काल या रिजर्वेशन KPK को हैं या सिंध को हैं, तो अभी सारे स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और इस पर तय कर लें कि जो ही ये फ्लड सिचुएशन संभलती है फौरी तौर पे कालाबाग डैम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए। अब इसको लंबा ना किया जाए क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी नुकसानात हो चुके हैं। आप देखिए इसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं इस वक्त। पाकिस्तान आर्मी भी, जैसे कहा गया है, बुखारी साहब ने फरमाया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, इसलिए वो भी तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर नहीं। लेकिन राना साहब, कालाबाग देखिए, मैं सवाल जो मैंने आपसे किया, शायद आपको आवाज कट रही थी, मल्टीपल डैम्स बनाने के ऊपर भी तो काम हो सकता है ना। एक डैम कंट्रोवर्शियल हो गया तो ये तो नहीं कि उसी को लेके बैठे रहेंगे, उसका जो भी मामला है वो हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। हिस्टोरिकली ये चीज जब भी उठती है तनाजा ही खड़ा करती है। तो हम क्या मल्टीपल डैम्स बनाने के ऊपर फोकस नहीं कर सकते? मल्टीपल डैम्स बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल अपस्ट्रीम भी बनने चाहिए और तरबेला से ऊपर भी बनने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये डैम इसलिए इंडिस्पेंसिबल हो चुका है कि इसकी लोकेशन ऐसी है, इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, इसकी ट्रेन ऐसी है और इस पर ख़र्चा भी कम है, क्योंकि पहाड़ों की में एक नेचुरल झील बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, वरना तो बहुत महंगा है और इस पर टाइम भी कम लगेगा। इसलिए इस पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। बहुत इसके ऊपर होमवर्क भी हो चुका है और हर तरह का एनालिसिस भी हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा KPK को था नौशहरा की वजह से, दूसरे सिटीज़ की वजह से, या डाउन स्ट्रीम था कि समुद्र का पानी जो है उसको लेके जाता है दरिया पे, ऊपर आ जाएगा। ये सारी की सारी जो साइंटिफिक एनालिसिस हुआ है वो बातें सही साबित नहीं हुई, तो हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? और कितने की झगड़े की बात है, सारे मुल्क की फलाह का मामला है ना ये। तो अभी इस पे बैठ के फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर गवर्नमेंट कोई अपने लेवल पे करना चाहती है तो नहीं हो पाता। इस पे कंसेंसस की जरूरत है। चाहे PTI ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले, क्यों नहीं बुलाते हैं इसके ऊपर? हो सकता है गवर्नमेंट के लोग भी शामिल नहीं, लेकिन सर आप लोग ज्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं है। जिन जमातों को हिस्टोरिकली एतराज रहा है वो तो आपके साथ है इस वक्त इत्तेहाद में। इसमें जाती जो है ना पसंद नापसंद को छोड़ना पड़ेगा। अपनी अनाज जो है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद सी इशू है, उसको कुर्बान करना पड़ेगा और इसके लिए सबको मिल के सर जोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ये कौम के सर्वाइवल का मामला, आइंदा नस्लों का मामला है। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन आपने कहा ना कि PTI बुला ले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि आप लोग ज्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं है। जिन जमातों को हमेशा से एतराज रहा वो आपके साथ है इस वक्त। नहीं, एक हिजाब है ना, PTI में एक हिजाब है, एक रिलक्टेंस है। अगर वो गवर्नमेंट अगर बुला लेती है तो सारे आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है? सारे बैठ के मशवरा करके सारे स्टेक होल्डर भी आ जाएं। अच्छा, ये तो कालाबाग की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की आप बात करें ना राना साहब, लेकिन एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि आपने APC का जिक्र कर दिया। ये सैलाब के लिए जो APC बुलाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों दावत नहीं दी हुकूमत ने? हमारे प्रोग्राम्स में 3 दिन से मुसलसल ये शिकायत आ रही है कि आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर KPK को बुलाया क्योंकि वो इंतजामिया का हिस्सा है, लेकिन ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और PTI को एज अ पार्टी नहीं मदऊ किया गया। ये मुझे नहीं मालूम उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि पहले भी जितनी मीटिंग इस तरह की होती हैं, कोई शायद ये इश्काल है या ये सोच है कि वो हमेशा रिफ्यूज करते हैं। तो अगर रिफ्यूज करें तब भी हमें बुलाना चाहिए। रिफ्यूज करने और इसमें मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि सभी को बुलाना चाहिए। मुल्क तो सभी का है, सभी के स्टेक्स हैं इसमें। एक चीज़ मैं और इसमें बात कर लूँ कि आप क्योंकि रिलीफ का काम चल रहा है तो सारे की सारा फोकस और अटेंशन तमाम लोगों की रिलीफ के ऊपर होनी चाहिए।
ये जो हमारे दोस्त अपने पीटीआई वाले जलसे कर रहे हैं, जरूर करें, बाद में अल्लाह मौसम अच्छा आए और ये सेटल हो जाए। सैकड़ों जलसे, बहुत टाइम है जलसे करने के लिए, इसलिए तवज्जो जो है इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। न सिर्फ तवज्जो बढ़ती है, जो रिसोर्सेज हैं वो भी इसके ऊपर बहुत लगते हैं। आपको पता है जलसों के ऊपर कितनी लागत आती है, तो जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है वो हमें इसके लिए खर्च करना चाहिए, उधर लोगों के चैनलाइज हालात करना चाहिए। बहुत अच्छा, आजम चौधरी साहब की जो बात अभी राना साहब कर रहे हैं सर, ये तनकीद कुछ दिनों से हो रही है कि क्या जो रूटीन की सियासत है उसको कोई पॉज का बटन ढूंढ के पॉज नहीं किया जा सकता था, और जहां से लड़ाई छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस बड़े लेवल का डिजास्टर है मुल्क में, यकजहती दिखाने की जरूरत थी ना, कि आज भी हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ जलसे हैं, पहले कल भावलपुर में थे, गुजरात में किया, आज मेरा ख्याल है फैसलाबाद में कर रहे हैं। तो ये मतलब ये एक सिलसिला है जो कि जारी है। और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये जो सैलाब जदगान के लिए सियासत ना करें, ये चूरन हमें ना बेचे, हम हकीकी आज़ादी का जो हमारा मिशन है उसको हम जारी रखेंगे। आवाज़ जो है वो शायद हमें नहीं आ रही ठीक से। जब इस वक्त ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों की, अदारों की, तो इस वक्त आप देखें कि हमें रियासत पहले होनी चाहिए, सियासत बाद में होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी भी रियासत को जब ज़रूरत है तब भी हमें सियासत ही नज़र आ रही है। जबकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई को ये अपने जलसे कुछ देर के लिए मौखर कर देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी ज़रूरत है। बल्कि मैं तो इससे आगे भी बात करता हूँ कि देखें, हम बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, 9-10 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन इनको भी मौखर कर देता, ताकि बजाय इलेक्शन में बिजी होने के तमाम लोग तवज्जो देते जो हमारे मुतासरीन बहन भाई हैं उनकी बहाली की तरफ। क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था कि अभी पीछे बहुत ज़्यादा खदशात हैं, सैलाब मज़ीद आने के, बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, और यही मेट ऑफिस ने ज़ाहिर है हमें वार्न किया हुआ है कि मज़ीद बारिशें सितंबर में हो सकती हैं। तो जो लोग पहले ही तबाह हाल है उनके ऊपर मज़ीद ये आफत आई, तो देखें ये कुदरती आफात है, इनको रोकना इंसानों के बस में नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करें, उन लोगों को मुतबादल उनके छत फराम करें, उनको खाना फराम करें, कम से कम उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी सी कम की जा सकें। तो मेरा ख्याल है कि जो सियासी जमातें जितनी भी हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई और पीडीएम की तमाम जमातें, उन्हें इस वक्त सियासत की बजाय सिर्फ और सिर्फ रियासत को और इस रियासत की आवाम को मद्देनज़र रखना चाहिए, और ये जलसे वगैरह मौखर करें और लोगों की बहाली के लिए आगे लेकिन बढ़ें। सर सियासत तो दोनों तरफ हो रही है ना। देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी मदऊ नहीं किया हुकूमत की जानिब से। उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सियासत है जो हुकूमत की तरफ से की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर को मदऊ किया, वो नहीं गए, उन्होंने ना अपना कोई नुमाइंदा भेजा, ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से सियासत की गई। तो अगर एक प्लेटफॉर्म था जहां पर इस इशू पर बात होनी थी, तो आपको नहीं लगता कि दोनों फरीकैन को दिल बड़ा करना चाहिए था? बिल्कुल। इस पे देखें, एपीसी में अगर पीटीआई को मदऊ नहीं किया गया, पीटीआई के जो वज़ीर आला केपीके हैं उनको बुलाया गया या पंजाब के वज़ीर आला को बुलाया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें ये शिकवा नहीं बनता कि पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। पार्टी को मदऊ किया गया है, और एपीसी के अंदर इस वक्त तमाम लोगों को जाना चाहिए था। आप इसमें देखें कि अभी राना साहब ने जो बात की कि कालाबाग डैम के ऊपर पीटीआई एपीसी बुला ले, मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए, तमाम पार्टियों को मिलकर बुलानी चाहिए अगर, और पीटीआई को खुले दिल के साथ एपीसी में आना चाहिए। अगर ये पीटीआई नहीं आती तो वो अपना सियासी नुकसान करेगी, क्योंकि देखें जिन लोगों ने कालाबाग डैम की मुखालफत की थी, आज जो हालात हैं वो साबित कर रहे हैं कि उस वक्त उनकी मुखालफत मुल्क के मुफाद में नहीं थी। उस वक्त शायद अवेयरनेस लेवल वो नहीं था, लोग असल बात को समझ नहीं पाए थे, उन्हें गुमराह कर दिया गया। लेकिन अब हर बंदा जो है उसके हाथ में गैजेट्स हैं, उसको समझ आ रही है, वो फ़ौरन चीज़ें जो है ना उसी वक्त रिसर्च करता है और उसको समझ आ जाती है कि कहाँ पे लोग गलत कह रहे हैं, कहाँ पे ठीक कह रहे हैं। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि ये कालाबाग डैम हो या
मुल्की मुफाद के लिए मईशत की बात हो या सैलाब की बात हो, अगर APC होती है तो तमाम पार्टियों को उसमें शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए और PTI को ये गिले शिकवों से बाहर आ जाना चाहिए। ये गिले शिकवे का टाइम नहीं है क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त तबाह हाल है और सैलाब की वजह से हमें जो अंदाजन एक एस्टिमेट है 40 से 50 अरब डॉलर हमें दरकार होंगे बहाली के लिए। जी यावर बुखारी साहब, आपको नहीं लगता सर कि इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन गिले शिकवों से निकल आना चाहिए? और ये एक तनकीद सर कॉन्स्टेंटली हो रही है कि ये जलसे जुलूस ये सारा कुछ क्या थोड़ी देर के लिए, जो मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम ये नहीं कहते खत्म कर दें, पॉज नहीं किया जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। कुछ चीजें होती हैं जो सिंबॉलिक भी होती हैं जिससे लगता है कि शायद किसी को हमारा एहसास है। आपको नहीं लगता कि वो करने की जरूरत थी इस वक्त? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये किताबी बातें हैं ना, प्रॉब्लम रियलिटी बिल्कुल और है। हम जब बातें करते हैं, ये मैं हैरान हूँ, आजम साहब तज्जियाकार हैं कि अखबारी नुमाइंदे हैं, इनने बैठे हुए गलत बात कर दी और वो ऐसी गलत बात की है कि वो हुकूमत के हक में बात की है और अपोजिशन को इसमें उन लोगों ने उनके खिलाफ बात की है कि APC में PTI को बुलाया गया। मतलब आजम साहब ने ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है, और बिल्कुल गलत बात की है उनने। मैं हैरान हूँ कि इतने सीनियर बंदे हो के इतनी गलत बात करके नहीं, लेकिन वैसे कमर ज़मान कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वजाहत की है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया है। नहीं बुलाया। जो कह रहा है इसको झूठ बोल रहा है, बुलाया नहीं क्या। ये अलग बात है कि मैं इस बात को आगे लेके नहीं चलता हूँ कौमी मफाद में। हम लोगों को इस बात को इधर ही रोक देना चाहिए। लेकिन महमूद खान साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा के आप ही की जमात के हैं ना सर, उनको तो बुलाया गया। सुन लेना, पार्टीज को बुलाया गया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं दोनों चीफ मिनिस्टर्स, उनको बुलाना तो जरूरी था ना। तो अच्छा चले वो क्यों नहीं गए? चले मैंने तो आपके सामने सवाल कर लिया हुकूमत से कि क्यों नहीं बुलाया। आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को बुलाया वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं बुलाया कि आकड़ खानी है ना। अभी तक वो है कि भाई ठीक है, ये अभी हमें मानते नहीं है, असेंबली से निकल गए, हमारी किसी बात को सुनते नहीं है, लिहाजा इनको ना बुलाओ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि महमूद खान साहब क्यों नहीं गए? बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अगर बुलाया गया था तो वो क्यों नहीं गए? नहीं, खान साहब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड महमूद खान साहब में या चौधरी परवेज इलाही है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जी तो है खान साहब क्यों नहीं गए? क्योंकि पार्टी को बुलाया गया था ना, पार्टी को नहीं बुलाया गया। पार्टी को नहीं बुलाया गया ना। मकसद ये, जब खान साहब को, जब पार्टी को बुलाया जाता है फिर खान साहब जाएंगे। खान साहब नहीं गए तो अपने किसी नुमाइंदे को भेजेंगे, बुलाया नहीं गया, जो बहुत क्लियर बात है। जहां तक बात है कि जल्द से जुलूस रोक देने चाहिए, देखें PTI हमेशा एक जल्द से जुलूस करके लोगों के अंदर ज्यादा अवेयरनेस पैदा करती है। जो खान साहब का मौकफ है कि अगर अभी मैं रुकूंगा, इस किस्म की मैस अवेयरनेस हम नहीं कर सकते। हम लोग तकरीबन मुल्क की सबसे बड़ी एक हम टीम मोबिलाइज कर रहे हैं या करना शुरू कर दिया है। ये जो 5 अरब रुपया जो टेलीथॉन में खान साहब को मिला था, वो भी लोगों की तकसीम की तरफ सानिया निश्तर उसकी हेड बनी है और इलाकों में लोगों की टीम्स बन चुकी हैं और वो जाना शुरू हो गए। कई जगह तो इमदाद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा काम है जो अपने सर पे कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताएं कि वफाक PDMA को मदद, क्योंकि PDMA रिलेटेड है विद NDMA, तो वफाक जो है ये बड़ी मशीनरी, बिल्कुल सही बात बोली है कि वफाक के पास जो इंटरनेशनल फंडिंग आती है सारी वफाक के पास आती है। इनका काम अभी ये है कि अगर इतने बड़ा दिल रखते हैं हुकूमत, तो उनका काम है कि PDMA को मशीनरी ट्रांसफर करें, उन्हें ये लो और लो जॉब काम करो। हम लोगों का इशू ये है यहाँ पे कि लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। ये आप खास तौर ये KP में देखें, ये जितने घर तबाह हुए दरिया के किनारे, ये दरिया के बेड के ऊपर घर बने हुए थे ज्यादातर। और हमारी नालायकी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की है कि जिन लोगों ने पैसे लेकर, जिस भी नतीजे में पैसे लेकर या जो भी, उन लोगों ने उनको NOCs दिए। और ये देखिए, ये कोई पिछले 2, 4, 5, 10, 15 साल की बात नहीं है, ये मुसीबत है। ये पुराने से पुराना आप उठा लें, देखें जी दरिया के अंदर आधा बना हुआ है वो, क्योंकि दरिया खुश्क हो चुका था, उसके अंदर कम पानी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब रिहेबिलिटेशन का फेज होगा, रीबिल्ड होगा सारा कुछ, तो इन चीजों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए, चाहे वो कहीं पर। इसके अंदर मैं छोटी बात बताऊं, अपना सेनेटर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, लेकिन आपको छोटे डैम्स, आप ये दिमाग में रखें प्लीज, मैं टेक्निकल बात अभी कर रहा हूं आपसे। छोटे डैम्स सैलाबों को रोक नहीं सकते,
वो इस तरीके से बने नहीं होते, उनकी कंस्ट्रक्शन का तरीका कार अलग होता है। जो बड़े डैम्स होते हैं वो ही अब देखिए डैम का काम क्या है, डैम का काम है पानी का जखीरा आपके लिए मुहैया करना, बिजली बनाना, और खुदा न खास्ता ऐसे वक्तों में पानी को डाइवर्ट करना या बुरे वक्तों में खुशहाली में पानी को डाइवर्ट करना, नहरों में डालना। हमें एक काला बाग काफी नहीं है। और सेनेटर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, काला बाग डैम वो है जो सबसे कम कीमत में, सबसे जल्दी और तकरीबन सबसे बड़ा जखीरा आपको पानी का दे सकता है। उस पर बैठ के बात करने की जरूरत है। अच्छा, ये जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना मकबूल साहब, ये जो बात अभी आपने की थी थोड़ी देर पहले कि ये सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना चाहिए, जल्द से जुलूस अगर इनको रोक दिया जाए, उसका खैर जवाब दिया है यावर बुखारी साहब ने। वो कहते हैं जी हम तो अवेयरनेस क्रिएट करने का एक सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। लेकिन एक और बात भी की उन्होंने अपनी गुफ्तगू में टेलीथॉन वाली, कि हमने फंड रेज किया है, फंड आ रहा है, वो सानिया निश्तर साहिबा उसको देखेंगी, वो हम करेंगे। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है कि हम जो कुछ काम करने वाले ऑन ग्राउंड वो कर रहे हैं। हमने इतनी ज्यादा फंड रेजिंग कर दी, तो अब अगर हम जल्द से कर रहे हैं तो किसी को क्या मसला है उससे? नहीं जी, बात यह है कि बुखारी साहब की बात सर बातें पे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि जलसे जुलूसों में कौन सी अवेयरनेस हो रही है जो आपको फ्लड के बारे में दे रहे हैं, रिलीफ वर्क के बारे में दे रहे हैं, या रिलीफ वर्क की एक्सिक्यूशन के बारे में दे रहे हैं। ये तो आप अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं बेमुहाबा, जो कि सैकड़ों करोड़ों में बनते हैं। इसलिए ये असूली तौर पे इस हालात में ये दुरुस्त नहीं लगता है। जब जाम लब हो चुका है सारा मुल्क, तो उस वक्त ये जलसे जुलूसों का ये मौका नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इसको हम अवेयरनेस कहते हैं तो शायद ये बात जो है हकीकत के करीब नहीं है। इस पर ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं इस मौजू के ऊपर ये कौन सा वक्त है इस तरह के इवेंट करने का, जबकि का हाल इतना पतला है। ये सारी की सारी एनर्जी और सारे के सारे रिसोर्सेज वहां लगाने चाहिए। अभी जो फंड्स की बात कर रहे थे बुखारी साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जरा फंड जितने आ गए हैं वो जरूर लोगों को अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना, जरूर इतला कर दें कि इतने फंड हमारे पास पहुंच गए हैं जितने अनाउंस हुए थे, और वो हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक जो बाहर से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जरूर लोगों ने कहा होगा हम देंगे, उसमें वक्त लगेगा या कम आ रहे हैं। राना साहब, बीइंग इन द गवर्नमेंट, मैं एक चीज आपसे और भी पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है खान साहब के जलसों में, एज गवर्नमेंट आप लोगों को कोई चैलेंज लग रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए मैं कुव्वत रखता हूँ, मुझे कुछ हुआ या कुछ कहा गया तो मैं इस्लामाबाद बंद कर सकता हूं। उन्होंने कल के जलसे में भी ये कहा कि बस मैं कॉल देने के बहुत करीब हूं इस्लामाबाद बंद करने के। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो कॉर्नर टाइगर बनने पर मजबूर ना किया जाए, बहुत होगा। तो ये जो गुफ्तगू है ये इंडिकेट ये करती है कि वो किसी किस्म का शायद कोई अनरेस्ट या इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का कोई प्लान है जो बना रहे हैं। तो एज ए गवर्नमेंट, गिवन द सिचुएशन, आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में? नहीं, आपने बात बड़ी सही कही है। अगर ये वक्त नहीं है ये ऐसी बातें करने का, आपने टारगेट जरूर फिक्स करके रखें, जब चाहें वो ब्लॉक करने की कोशिश करें, अगर ब्लॉक कर सकते हैं तो। अगर असूली तौर पे समझते हैं कि हमने ब्लॉक करना है तो कर लें, चलो गवर्नमेंट अपना सदेबाप करेगी या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओपोनेंट्स हैं वो अपना सदेबाप करेंगे। लेकिन ये इस बैटल का वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है, मुनासिब नहीं है कि सूरत हाल इतनी मखदूश और ख़राब हो और हम लोग आपस में उलझ जाएं और कोई टाइगर बन जाए कोई टाइगर ना बने। ये नहीं, अभी थोड़ा इंतजार कर लें 2-3 महीने तो जरूर बने टाइगर। कोई कौन रोक सकता है जो उनको टाइगर बनने से? करें जो करना। लेकिन एक मेरी हमेशा से इस्तदा रही है सारे अपने दोस्तों से कि जो भी आप लैंग्वेज और डिक्शन इस्तेमाल करते हैं वो मोहतात तरीके से होनी चाहिए। अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज का चुनाव आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डिक्शन और लैंग्वेज शाइस्ता करेंगे तो सुनने वाला भी कहेगा कि कोई शाइस्ता बंदा बात कर रहा है। तो खास तौर से स्टेट्समैन जो इस लेवल पे चला जाए उसको अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अल्फाज का चुनाव जो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आजम चौधरी साहब, उस पर अगर सवाल करें या कमेंट करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक रवैया है
पीटीआई का उमूमी तौर पर हम मुख्तलिफ इशूज़ पर देख रहे हैं उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं? IMF वाला मामला, IMF की तरफ से जो एलामिया, जो जायजा रिपोर्ट आई उसमें जो कुछ कहा गया पीटीआई के कंडक्ट के बारे में, पुराने एग्रीमेंट को लेकर वो मामला, ऑडियो लीक जो हुई वो वाला मामला, फिर उसके बाद जलसों में जो कुछ खान साहब कह रहे हैं, जो बात मैंने भी राना साहब से कही कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मैं कुव्वत रखता हूं, मुझे मजबूर ना किया जाए, मैं नाम ले लूंगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो इसी तरह की गुफ्तगू जो है वो किए जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। इस एटीट्यूड को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, तो ये एक पॉपुलैरिटी वेव है जो आप समझ रहे हैं कि वो उस पर अभी तक राइड कर रहे हैं, ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट? यशविन देखें, मेरा किसी सियासी पार्टी से तो कोई तलक नहीं है, चाहे हुकूमती पार्टियां हो चाहे पीटीआई हो जी। लेकिन अभी मैंने जो एपीसी के हवाले से बात की, रवैयों की हम बात कर रहे हैं, तो बुखारी साहब ने उस पर बुरा मनाया। अच्छा, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि एक पार्टी के अगर एक वजीर आला को इन्वाइट किया गया है तो उस पार्टी के एक नुमाइंदगी तो उन्होंने कर ली ना वहाँ पे। अगर चले उसमें उन्होंने पार्टी हेड को नहीं बुलाया तो उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप शामिल तो हो, उस डिबेट के अंदर तो शामिल हो। उसका ये मकसद नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो हक़ायक़ हैं वही बात कर रहे हैं हम। हमें तो यही बताया गया है ना कि सूबों को इन्वाइट किया गया था। अब आगे आ जाती है देखें सियासत की बात और रवैयों की बात। देखिए रवैये, राणा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि रवैये थोड़े दुरुस्त करने चाहिए, अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, थोड़े नरम लहजे में वही बात की जा सकती है जिसको आप गुस्से में या अब्यूसिव लैंग्वेज में आप करते हैं। अगर आप उसको नरम लहजे में और अच्छे तरीके से बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे होती है। अच्छा, अब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन का जो फुकदान है उसकी मैं समझता हूँ एक बड़ी वजह इमरान खान साहब का ये रवैया है कि जब वो कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन जब खान साहब पार्टी हेड हैं, जब वो ये बात करेंगे तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता। जब एक मुल्क में कोई आफत की या मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरत है, तमाम पार्टियों को इन्वाइट किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उस वक़्त इस किस्म का रवैया नहीं रखना चाहिए, थोड़ा नरमी इख्तियार करनी चाहिए। आपने पहले स्टेट को देखना है, पहले इसके लोगों को देखना है, फिर आपने अपनी सियासत को देखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैये जो है ना, इनमें थोड़ा रिव्यू की ज़रूरत है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि अकेली पीटीआई, बाकी जमातों की जानब से भी जो गलत रवैये अख्तियार किए जाते हैं, हम उनको भी कभी भी सपोर्ट नहीं करते और हमेशा उनको भी कहते हैं कि वो अपने रवैये ठीक करें। ये गाली गलोच की और नफरत की सियासत, इसको ख़त्म करके थोड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचें और अच्छे तरीके से लोगों को कन्वे करें अपनी चीज़। बिल्कुल ठीक है सर। यार बुखारी साहब सर, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम एक अवेयरनेस की एक कैंपेन है, उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको हम जारी रखना चाहते हैं। मैं यही सवाल जो मैंने बाकी शुरुका से पूछा आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, हम कुव्वत रखते हैं, मुझे कॉर्नर टाइगर बनने पर मजबूर ना किया जाए, इस तरह की बहुत सारी और गुफ्तगू है जो खान साहब ने की है। मेरे पास 4 लोगों के नाम है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे कारकुनान इस्लामाबाद को कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन एंड दिस काइंड ऑफ मैसेजिंग इस वक्त में, अगेन मैं इस टाइम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या है सर ये, मतलब इसकी कोई मंतक है जो आप हमें समझा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है, शहबाज गिल का एक केस है, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, मतलब इतने हाई प्रोफाइल बंदे को इस तरीके से टॉर्चर किया जाए। फिर फारूकी साहब हैं मीडिया के, फिर हमारे हलीम आदिल शेख हैं ऑपोजिशन के, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ARY को बंद किया गया, जिस तरीके से बोल को थ्रेटन किया गया, जिस तरीके से अरशद शरीफ को, इमरान रियाज खान को, आप गिनते रहे, मीडिया को जिस तरीके से गैग किया जा रहा है, उनके मुंह को बंद किया जा रहा है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो खान साहब को मजबूर कर रही हैं कि भाई ये है। और देखिए, ये अवेयरनेस सिर्फ एक फ्लड में आ गया तो हम लोग फ्लड के मामले में तो हम लोग इमरजेंसी में काम करें, क्योंकि अभी इमरजेंसी का फेज है ना, रिहेबिलिटेशन तो बाद में आएगा। इमरजेंसी फेज को आप डील कर रहे हैं। जहां तक बात है कि हमारे पास कितना पैसा आया, क्या हुआ, एक ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 5 अरब रुपया खान साहब ने हिम्मत तो की ना कि इकट्ठा कर लिया। तो मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, ये सारे बैठ जाएं और पैसे इकट्ठे करें। ये जितने शुरफा हैं पीडीएम के, ये बैठ के भी कौम के लिए ये करें ना। मुल्कों से तो पैसा ले रहे हैं, हमें दिखाएं कि इनके अंदर कितनी सलाहियत है, इनके ऊपर लोग कितना इतबार करते हैं, इन लोगों को लोग कितना पैसा देते हैं कि इन लोगों के माजी के किरदार को देखकर
ये लोग कितना पैसा इकट्ठा कर लेकिन बुखारी साहब, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने दोस्त ममालिक ने गवर्नमेंट से ही बात करती है ना इस वक्त, गवर्नमेंट में हुकूमतों से कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी वो वक्त है कि ये जो हैं इंडिविजुअली तौर पे ये लोग अपने पार्टी हेड्स के तौर पे, एज पाकिस्तानी, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे उनके आसपास जितने आलाकार हैं इनका, ये सारे टेलीविजन के ऊपर बैठ के दुनिया को दिखाएं कि हमें ये जितनी इमदाद दे रहे हो ये बहुत कम है, हमें और चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन एक सवाल फिर आपसे भी पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें सर, कि ये जो जलसे आप लोग कर रहे हैं ये बगैर लागत के तो नहीं होते ना सर? ये बगैर लागत के तो नहीं होते? नहीं, जलसों के अंदर जितना पैसा लग रहा है वो पीनट्स भी नहीं है। और वो हम लोग देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, लोगों को गाड़ियां भी मुहैया करते थे कि लोग दूर दराज के इलाकों से आए। अभी लोग सारे खुद आते हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। इसके अंदर हमें पार्टी को कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। और मैं आपको, क्योंकि अटक में हुआ था मेरा ताल्लुक अटक से, पार्टी को एक पाई खर्च नहीं करनी पड़ी। और मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ, ये जो कुछ हुआ हम लोगों ने वहां पे बैठ के खुद किया और लोग भी खुद आए, हमने लोगों को बुलाया नहीं। मैं जो कहने की कोशिश करूँ, आप जिस तरफ आपने मेरी बात को घुमा दिया, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे जरदारी साहब है, इनको टेलीथॉन करना चाहिए इकट्ठे बैठ के। और हम देखना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में इनको कितना ख्याल है, कितनी इनको दर्द और दुख इन लोगों सबको है। ये लोग बैठे हैं और दुनिया को बताएं कि अमेरिका ने जो इजाजत दें, मैं राना साहब से, वो $1 भी नहीं है। मैं राना साहब से बात कर लेती हूं। मैं राना साहब से बात करती हूं। मुतासरीन जितने हैं वो अमेरिका का $1 भी नहीं है, कनाडा ने आधा $1 भी नहीं दिए। तो इनको हमें बावर भी हमारे वजीर आजम को चाहिए कि उनको करवाएं। और हमारे पैसे आने शुरू हो गए। बाय द वे, हम लोग एक और टेलीथॉन की तरफ जा रहे हैं जो इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा पैसे इकट्ठे करेगा। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये आपने सुना, वो कह रहे थे कि आप लोग भी बैठे अवाम के पास जाएं, टेलीथॉन करें। इजाजत दे बुखारी साहब, वो कह रहे हैं आप भी अवाम के पास जाएं, टेलीथॉन करें, और हम देखते हैं कि अवाम कितना आपको ट्रस्ट करते हैं। और थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करें। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू खान साहब कर रहे हैं वो आप लोगों ने मजबूर किया उनको, इसलिए कर रहे हैं कि शहबाज गिल साहब वाला मामला और ये सारा कुछ जो हुआ, मीडिया वाला मामला, आपने सुना है बुखारी साहब की गुफ्तगू को, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूर किया, आपके रवैयों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। नहीं, ये बात तो अभी तो की है। चोर डाकू की शायरी तो बड़ी देर से हो रही है, ये गजल तो पहम चल रही है। हालांकि इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। आज मैं खान साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने एक तो बयान मरियम नवाज का सुनाया कि जी मेरे वालिद साहब जो थे, दादा जान जो थे, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और एक बयान शहबाज शरीफ साहब का सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो थे वो मजदूर थे। और उन्होंने कहा, देखो आर्गुमेंट ये बिल्ड अप हुई पब्लिकली, सारा जमाना सुना, देखो जो मरियम कहती हैं कि दादा बहुत अमीर आदमी थे, शहबाज साहब कहते हैं मेरे बाप बहुत गरीब आदमी थे। अब इसको आप कोरिलेट करें कि शहबाज साहब ने बात की थी 30s की, जब उन्होंने काम शुरू किया था, उस वक्त तो गरीब आदमी थे। फिर उन्होंने मेहनत की और एक नाम पैदा किया और सबसे बड़ी फाउंड्री पाकिस्तान की बनाई। इत्तेफाक फाउंड्री को कौन नहीं जानता, उसकी कीमत को कौन नहीं जानता, उसकी प्रोडक्टिविटी को कौन नहीं जानता। अब हम कहें कि जी वो गरीब आदमी थे और उन्होंने पैसा कहाँ से लिया। मैं उस वक्त वहाँ था, DIG, 1992 में उनका टर्नओवर 14 बिलियन रुपए था। ये चीज को बिल्कुल नहीं देखते। 14 बिलियन रुपीज उसका टर्नओवर था पर ईयर। तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये साबित कर रहे हैं लोगों को कि शहबाज शरीफ के वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे और ये सारा पैसा करप्शन का है, ना तो कोई चीज खरीद सकते थे, ना कुछ खा सकते थे, ना वो पी सकते थे, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, ये कोई बात मानने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि खुदा लगती बात ही करनी चाहिए और हकीकत को इस तरह नहीं छुपाया जा सकता कि वो कोई चीज खरीद ही नहीं सकते थे, वो तो सारा कुछ ये करप्शन का माल है। इसलिए जो जब रिएक्ट करते हैं लोग, फिर वो खान साहब के बारे में, पार्टी के बारे में, बल्कि अभी तो आप सामने आ गए, आपके सामने सारे हालात, इलेक्शन कमीशन के फैसले भी सारे आ गए और हर चीज़ जो है तश्त बाम हो गई है। वो अकाउंट्स भी आ गए जो डिक्लेयर नहीं किए गए, जो करोड़ों के थे, जो खान साहब के अपने चेक्स थे जारी हुए, फिर वहाँ ड्रॉ किए गए। नहीं, वो तो उसको पर भी कह रहे हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, उसमें ऐसा क्या है। वो कह रहे हैं जो आरिफ नकवी वाला मामला है उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि उस इंडिविजुअल का अगर कोई इशू है तो उससे हमारी पार्टी की फंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये सारी बातें बहुत बेबुनियाद है। नहीं, आप आगे के मेरी बात सुने, उन्होंने डिफेंस में उन्हें कहना चाहिए शायद, लेकिन जो फैसला करता है फोरम, फैसला तो फोरम का होता है ना जी।
जो बंदा डिफेंड अपने आप को कर रहा है उसने तो डिफेंड करना, उसे राइट है, जो मर्जी वो कह दे अपने डिफेंस में। लेकिन असूली तौर पे जो सब्सटेंटिव एविडेंस हो उसको आप इस तरह जो है बुलडोज तो नहीं कर सकते। यू हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट विद सम सब्सटेंस। तो जब सब्सटेंस अच्छा, इस ना पे भी हो, कमेंट करते हैं इसमें- क्योंकि ये बात अभी इस- यावर इस- बुखारी साहब ने भी कही है और ये तनकीद वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कर रहे हैं कि ये जो फ्लड्स वाला मसला मिसमैनेज हुआ इसलिए क्योंकि वो कहते हैं इस वक्त आप सियासत में मसरूफ थे। वो कहते हैं जब वार्निंग्स इशू हो रही थी तो आप लोग खान साहब पे जो दहशतगर्दी के पर्चे कटवाने पे में मसरूफ थे, शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करवाने में मसरूफ थे, मीडिया हाउसेस को बंद करवाने में मसरूफ थे। तो ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप लोग कॉर्नर कर रहे हैं खान साहब को कि वो ऐसी बातें भी करें और आप लोगों की तवज्जो है सियासत करने में। मैं एक अर्ज करूं, मैं एक तालिब इल्म हूं लॉ का भी। ये जो दहशतगर्दी का रोज शोर मचता ना, दहशतगर्दी का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा, बाबा ये वो दहशतगर्दी नहीं है जो होती है कि जी कोई क्लैशनकोफ निकल रही है, बॉम्ब चला दिया गया है या कोई ऐसी। ये सेक्शंस ऑफ लॉ हैं। अगर सेक्शन जो है अपना 6(2) का सब सेक्शन M पढ़ा जाए तो उसमें ये है कि जो आदमी पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकता है या थ्रेट करता है उसके ऊपर जो सेक्शन लगता है और उसकी सजा जो है वो 5 साल है। ये कोई टेररिज्म वो थोड़ा है कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट है। ये लॉ का वर्जन है, कोई इसमें किसी अपने आदमी को अपने आप को नहीं कर रहे हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि वो ये पर्चे हैं, वो टेररिज्म नहीं जिसको कहा जाता है कि टेररिज्म है। हाँ, अलबत्ता ये लॉ वही है, लेकिन हर लॉ के कई सेगमेंट्स होते हैं, उसके कई सबसेक्शन होते हैं। तो सेक्शन जो है 6(2) का सबसेक्शन M है जिसके तहत ये कार्रवाई होती है और सजा 5 साल। अच्छा, रान साहब इजाजत देते हैं, वक्त थोड़ा महदूद है। मैं आजम चौधरी साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ। आपने यावर बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं। वो कहते हैं ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस का भी कुछ हवाला दिया है, सहाफ़ियों का भी दिया है, कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम इस तरह की गुफ्तगू करने पर मजबूर हैं। तो एक तो प्लीज़ इस पर कमेंट कर दें और साथ ही साथ ये कि ये जो बार बार कहा जा रहा है इस्लामाबाद बंद कर देंगे, कॉल देने के बहुत करीब हैं, आप समझते हैं कि ये कोई वैलिड थ्रेट है खान साहब की तरफ से? वो आ सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं इस तरह की किसी चीज़ की तरफ? अच्छा जी, 2-3 चीज़ें इसमें देखें। एक तो जो मुकदमात मीडिया पर्सनस पे दर्ज किए गए या मीडिया हाउसेस पे जो पाबंदियाँ आयद की गई, मैं तो ज़ाती तौर पे उसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इजहार राय की जो आज़ादी है उसको सल्ब करने की किसी भी कोशिश को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और उसमें जो मुकदमात हैं वो नहीं होने चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़। और मीडिया हाउसेस के साथ हमारे हज़ारों लोग अटैच हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है। जब आप एक मीडिया हाउस पर पाबंदियाँ लगाते हैं तो हमारे हज़ारों ख़ानदान, उनके चूल्हे बंद होते हैं और वो बेरोज़गार होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे हुकूमतों को बड़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए कि मीडिया हाउसेस के ऊपर इस तरह की बेजा पाबंदियाँ ना लगें। दूसरा ये है कि देखें, खान साहब जो बात कर रहे हैं ना कि मैं इस्लामाबाद लॉक करूँगा, इस्लामाबाद खान साहब की वो बात जहाँ तक मैंने परसीव किया वो मशरूत बात कर रहे हैं कि आप इस हद तक मतलब आप जाएंगे या मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे तो मैं इस्लामाबाद लॉक करूँगा। ये टाइम, हम बार बार ये बात कर रहे हैं इसी प्रोग्राम में कि ये टाइम नफरत बढ़ाने का नहीं है। देखिए, अगर इस्लामाबाद में वफाक की जानिब से कोई मुकदमात दर्ज होते हैं तो उसके जवाब में KPK और पंजाब में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। क्यों हम इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं, इतनी दूरियां क्यों पैदा कर रहे हैं? बजाय इसके कि ये नफरत बढ़ाएं, इस खलीज को ख़त्म करें, कम करें, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करें। और सियासी मुकदमात का कभी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। हमने तो सारी ज़िंदगी यही देखा है कि ये जब हुकूमतें चेंज होती हैं, मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, याद होता है ना कि उनके कोई रिजल्ट्स आए हों, किसी को उस हद तक जो है ना अवाम को या मुल्क को कोई उसमें फ़र्क पड़ा हो, कभी फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक आखिरी बात मैं टेलीथॉन के हवाले से ये करता जाऊँगा। यावर बुखारी साहब ने टेलीथॉन के हवाले से बात की, बहुत अच्छी बात है। जितने भी फंड्स हैं, चाहे वो PTI इकट्ठे कर रही है, चाहे PDM या गवर्नमेंट इकट्ठे कर रही है, उनमें शफाफियत रहनी चाहिए, वो अवाम के सामने आने चाहिए। यह बात उनकी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। जब कोविड का दौर था उस वक्त हमने देखा कि इमरान खान बीइंग का प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने टेलीथॉन किया था। हमारे जो हुकूमती इस वक्त शख्सियात हैं उनकी एक दो उनके जिम्मेदारियां आ जाती हैं, एक उनकी पार्टी की जिम्मेदारी और एक हुकूमती। मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है
कि वो भी पार्ट हुकूमत से हटकर भी अपना ठीक है। किरदार अदा करें, ठीक है। क्योंकि इस वक्त तो जितने ज्यादा फंड्स जनरेट हो जाएंगे, जितना ज्यादा पैसा आएगा मुल्क को और इस अवाम को और जो सैलाब ज़दगान हमारे बहन भाई हैं उनको फायदा बिल्कुल पहुंचेगा। ठीक है। तो आप ये बेसिकली तो कह रहे हैं कि लिहाजा हुकूमतों से तमाम जरूर कोऑर्डिनेट करें, लेकिन आवाम से भी बात करने में कोई कबाहत नहीं है। पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद इस पर बात करते। बहुत शुक्रिया राना मकबूल अहमद साहब सर आपका, आपके वक्त के लिए। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आजम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।